मार्च 1993। कुछ हफ्तों तक पूरे मिडिल ईस्ट का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद रॉ के हाथ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी थी कि रॉ चीफ को खुद प्रधानमंत्री से मिलने जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री भी रॉ चीफ के मुंह से इंफॉर्मेशन सुनकर दंग रह जाते हैं और उन्हें तुरंत एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग बुलानी पड़ती है। मामला इतना गोपनीय था कि मीटिंग में सिर्फ 4 लोग शामिल होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव, दूसरे रॉ चीफ JS बेदी, इनके अलावा विदेश मंत्री दिनेश सिंह और IB चीफ MK नारायण। मीटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री रॉ चीफ की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद वो विदेश मंत्री और IB चीफ को बताते हैं, अभी जो मुंबई में बम धमाके हुए थे उसके बाद से मेरे एजेंट्स इन धमाकों के लिए जिम्मेदार मेमन फैमिली को लगातार ढूंढ रहे हैं। हमें इंटेल मिली है कि मेमन फैमिली अभी दुबई में है और बहुत जल्द IAS की सपोर्ट से पाकिस्तान चली जाएगी। विदेश मंत्री: फिर तो दाऊद की तरह हम उन्हें भी वापस ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रॉ चीफ: अगर उन्हें सजा देनी है तो दुबई से भारत वापस लाना होगा। विदेश मंत्री: डिप्लोमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। पहले दुबई के लीडर्स को बताओ, फिर उन्हें कन्विंस करो और इन सब में इतना टाइम लगेगा कि ISI उन्हें फरार कर चुकी होगी। IB चीफ: ऐसे में तो ऑपरेशन का ही ऑप्शन बचता है। IB चीफ के मुंह से ऑपरेशन की बात सुन। अब कई देर तक अलग अलग विकल्प खोजे जाते हैं, लेकिन मेमन फैमिली को दुबई से लाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। मगर रॉ चीफ प्रधानमंत्री को सुनिश्चित करते हैं कि हम मासूमों के हथियारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर ये मेमन फैमिली थी कौन, इनका धमाकों में क्या इन्वॉल्वमेंट था जिसकी वजह से खुद रॉ उन्हें ढूंढ रही थी, कैसे हमारी रॉ इन्हें दुबई में ढूंढ पाई थी और अंत में कैसे ISI की आंखों के सामने से मेमन फैमिली को दुबई से भारत लाया गया था। दोस्तों, रॉ का यह ऑपरेशन दिल की धड़कनों को जैम कर देने वाला ऑपरेशन है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दिसंबर 1992। रॉ के इस डेयरिंग ऑपरेशन से पहले ये जानते हैं आखिर मेमन फैमिली ने ऐसा क्या किया था कि खुद रॉ को उनकी धरपकड़ करनी पड़ी थी। देखो, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क चुके थे। देश में जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, पाकिस्तान उसका फायदा उठाकर देश में बड़ा धमाका करवाना चाहता था। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी दुबई में बैठे ISI के खास एसेट तौफीक जलियांवाला और सैयद आरिफ को दी गई थी। सबसे पहले तौफीक दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम कसकर से संपर्क करता है। इसका कारण ये था कि दाऊद की डी कंपनी की मुंबई में नेताओं से लेकर फिल्मी दुनिया तक सब जगह मजबूत पकड़ थी। दाऊद की इस पावर के जरिए भारत में विस्फोटक स्मगल करना और धमाकों के लिए आदमी ढूंढना बहुत ही आसान काम था। इसी बात को समझते हुए तौफीक सैयद के साथ मिलकर दाऊद से दुबई में एक मीटिंग करता है। तौफीक मीटिंग में कहता है, भारत में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बहुत टॉर्चर होता है, इसलिए हिंदुस्तान को उनकी औकात दिखानी जरूरी है। हम मुंबई में धमाके करना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हारे नेटवर्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दाऊद जो भारत में मोस्ट वांटेड था और दुबई में भी भारत उसको कभी भी उठा सकती थी, उसे एक सेफ जगह चाहिए थी और IAS से हाथ मिला के वो अपने धंधे को भी काफी बढ़ा सकता था। दाऊद तौफीक से कहता है, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ काम करूंगा, अगर तुम मेरा पाकिस्तान में रहने का इंतजाम करवा दो। तौफीक और सैयद तुरंत दाऊद की इस बात पर हामी भर देते हैं। इसके बाद दाऊद मुंबई में बैठे अपने आदमी टाइगर और याकूब मेमन को दुबई बुलाकर सारा प्लान समझाता है। वो उन्हें बताता है कि धमाकों से पहले ही उनको परिवार समेत दुबई के जरिए पाकिस्तान बुला लिया जाएगा और एक आराम से जिंदगी जीने को मिलेगी। टाइगर, जिसका ड्रग्स का कंटेनर पहले ही मुंबई पुलिस ने जब्त कर रखा था, वो तो तुरंत मान जाता है। बाकी याकूब का दंगों में ऑफिस भी जला दिया गया था, तो वो भी भारत में कुछ खास खुश नहीं था। अगले कुछ दिन एक के बाद एक कुछ मीटिंग्स होती हैं और तय होता है कि मुंबई में 12 मार्च को 12 जगह बम ब्लास्ट किए जाएंगे। प्लान के मुताबिक 10 मार्च को पूरी मेमन फैमिली दुबई आ जाती है और 12 मार्च को पूरी मुंबई दहल उठती है, जिसमें 257 लोग मारे जाते हैं और 1400 लोग जख्मी होते हैं। उधर पाकिस्तान में ISI की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। बस ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। इन धमाकों की जांच के दौरान मुंबई पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगती है। उन्हें एक सफेद रंग की लावारिस पेन मिलती है जिसके अंदर AK-56 राइफलें और ग्रेनेड बरामद होते हैं। पुलिस जब उस वैन के नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो रोबिन मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड है।
पुलिस तुरंत महीम इलाके में स्थित अल हुसैन बिल्डिंग में रूबिन के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि इस हमले के पीछे मेमन्स फैमिली का हाथ है। इसके बाद पूरी मेमन्स फैमिली पर चार्जशीट दायर की जाती है और केस को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को सौंप दिया जाता है, क्योंकि ये अब एक हाई प्रोफाइल नेशनल सिक्योरिटी केस बन चुका था और यहीं से रॉ की एंट्री होती है। अब देखना ये था कि कैसे रॉ इन्हें ढूंढेगी, मगर रॉ कुछ करती उससे पहले कुछ ऐसा घट जाता है जो पूरे ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खटाई में डाल देता है। रॉ अपने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर देती है और भारत से लेके मिडिल ईस्ट तक सब जगह मेमन फैमिली को ढूंढने लगती है। कुछ दिनों की जांच के बाद खबर मिलती है कि मेमन्स दुबई भाग चुके हैं। इसके बाद रॉ चीफ प्रधानमंत्री को ये बात बताते हैं और उन्हें दुबई से भारत लाने की तैयारी शुरू होती है। इधर रॉ उन्हें वापस लाने की तैयारी करती है, लेकिन अब तक ये खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी कि मेमन फैमिली इस धमाके के पीछे थी और अब भारत उन्हें ढूंढ रहा है। इसी कारण आईएसआई को तुरंत समझ आ गया था कि अब मेमन्स दुबई में सुरक्षित नहीं है। 17 मार्च को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक स्पेशल प्लेन दुबई भेजा जाता है। इस प्लेन में पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अफसर तौफीक और सैयद भी मौजूद थे। रातों रात पूरी मेमन फैमिली को दुबई से कराची शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर हमारी रॉ इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। वो अगले दिन उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पे मेमन फैमिली की खबर मिली थी, मगर वहां पहुंच के एजेंट्स को पता चलता है कि पूरी मेमन फैमिली की पहचान बदल दी गई है। उनका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट सब कुछ आईएसआई ने नया बनवा दिया है और वो सब पाकिस्तान के अंदर किसी सेफ हाउस में है। तुरंत ये खबर रॉ हेडक्वार्टर्स भेजी जाती है और वहां तहलका मच जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उस ब्लैक होल की तरह था जहां एक बार कोई आतंकी चला जाए तो बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान अपनी सारी एनर्जी उन आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने में निकालता है। अब देखने में लग रहा था कि रॉ के हाथ से बाजी पूरी तरह निकल चुकी थी। बस तब हमारी रॉ ऐसी चाल चलती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों रॉ के होते हुए भारत हमेशा महफूज है। बॉम्ब धमाकों में मेमन फैमिली का हाथ था और वो पाकिस्तान में है। भारत इस बात को साफ तरीके से यूएन के सामने रखता है। भारत में इतने मासूम लोगों की जान गई थी, इसलिए यूएन भी पाकिस्तान पे दबाव बनाता है। इधर पाकिस्तान अपनी खोखली छवि बचाने के लिए अपना पल्ला झाड़ देता है। वो साफ तौर पर मेमन्स का पाकिस्तान में होना नकार देता है, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान और आईएसआई को पता था कि आज नहीं तो कल इस बात के सबूत बाहर आ ही जाएंगे। इसी कारण वो कुछ दिन के लिए मेमन फैमिली को पाकिस्तान से बैंकॉक भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद जब मामला शांत होता है तो 29 अप्रैल को मेमन फैमिली को फिर से कराची लाया जाता है। मेमन सही सलामत वापस तो आ जाते हैं, लेकिन इस बार आईएसआई के लिए सब कुछ बदलने वाला था। मेमन्स फैमिली में खासकर याकूब को एक बात समझ आ जाती है, ये पाकिस्तान वाले सिर्फ उनको इसलिए बचा रहे हैं ताकि दुनिया को ये न पता चले कि मुंबई धमाके पाकिस्तान ने करवाए थे। उसे एक और बात समझ आ जाती है, अगर इन पे मुश्किल आई तो ये सबूत मिटाने के लिए हमें भी एक झटके में मार देंगे। याकूब को ये बात इतने साफ तौर पर समझ आती है कि उससे अपने वतन से गद्दारी की ये जिंदगी हजम होनी ही बंद हो जाती है। वो इस हद तक पछतावा करने लगता है कि वो भारत वापस जाने का मन बना लेता है। याकूब अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बारे में बात करता है। उसके 5 भाई, उसकी पत्नी, पिता और माँ ये सब वापस जाने के लिए मान जाते हैं। सिर्फ टाइगर मेमन जाने से मना कर देता है। अब यहाँ से आईएसआई के तारे गर्दिश में जाने वाले थे। याकूब सबसे पहले अकेला ही कराची से दुबई जाता है ताकि पता चल सके कि आईएसआई उनका पीछा तो नहीं करती है। 1-2 दिन दुबई में बिताने के बाद याकूब को सब ठीक लगता है तो वो वापस कराची आ जाता है। इस बार पूरी मेमन्स फैमिली दुबई निकल जाती है। दुबई पहुंचने के बाद याकूब दिल्ली में बैठे अपने चचेरे भाई जुबैर को फोन लगाकर मदद मांगता है। अब जुबैर पहले याकूब को अकेले दिल्ली बुलाता है। अब चीजें फिर से रॉ की पकड़ में थी और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भारत का कोई दुश्मन भारत में कदम रखे और रॉ को पता न चले। याकूब जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है, रॉ उसे धर दबोचती है। इसके बाद याकूब से पूछताछ होती है जिसमें वो कबूल कर लेता है कि धमाकों में उसका हाथ था, मगर रॉ के अफसरों को ये बात खटक रही थी कि आखिर ये खुद दिल्ली क्यों आया है। पूछताछ आगे बढ़ती है और वो बताता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, साथ ही पाकिस्तान और धमाकों से जुड़ी जो भी जानकारी है सब बता दूंगा। पर याकूब एक शर्त रखता है कि उसका परिवार बेकसूर है और वो दुबई में है। अगर उन्हें यहाँ लाया जाए और सुरक्षित जिंदगी की गारंटी मिलेगी तब ही सब बताऊंगा। रॉ इस बात के लिए मान जाती है, मगर रॉ शर्त रखती है कि याकूब की जगह उसका भाई जुबैर दुबई से मेमन फैमिली को लाएगा,
क्योंकि डर था कि कहीं वापस अगर याकूब गया तो आईएसआई उसको ही ना किडनैप कर ले। अब इधर याकूब रॉ की कस्टडी में रहता है, लेकिन ये खबर मीडिया में लीक हो जाती है कि याकूब गिरफ्तार हो चुका है। ये सुन उधर आईएसआई के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो कैसे भी मेमन फैमिली को अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब तक वो उनके कब्जे में है याकूब मुंह नहीं खोल पाएगा। अब चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला था और देखना यह था कि मेमन फैमिली तक पहले कौन पहुंचेगा। 11 अगस्त को जुबैर दुबई पहुंच जाता है। याकूब के अनुसार पूरी फैमिली अल वासल होटल में रुकी हुई थी। जुबैर उस होटल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां मेमन्स का नामो निशान नहीं था। जुबैर तुरंत रॉ के एक अफसर को फोन लगाकर बताता है, सर मेमन्स यहाँ नहीं है। ये सुन दिल्ली में बैठे रॉ के अफसर बेचैन होने लगते हैं। जुबैर से लेके दुबई में मौजूद हर एजेंट को मेमन फैमिली को ढूंढने का ऑर्डर मिल जाता है। हॉस्पिटल, होटल से शॉपिंग सेंटर तक सब जगह मेमन्स को ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। एक ये समस्या तो थी ही, दूसरी तरफ तौफीक को पता चल गया था कि जुबैर मेमन्स को लेने आया है। अब आईएसआई तौफीक के साथ मिल जुबैर का पीछा करने लगती है, ताकि जैसे ही उसे मेमन्स मिले आईएसआई तुरंत उन्हें वहां से उठा ले। कुछ दिनों बाद जुबैर को शक होने लगता है कि आईएसआई उसका पीछा कर रही है, इसलिए अब वो हर दिन होटल बदलने लगता है। लेकिन इस सिक्योरिटी मेजर के बाद भी वो एक काम डेली करता था, वो था जुबैर का शाम का खाना, जो वो अल खमारा इलाके के दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में करता था। आईएसआई को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि इनका कबाब था ही सबका फेवरेट। इसी कारण जब जुबैर यहाँ जाता था तो वो उस पर नजर भी नहीं रखते थे, मगर जुबैर को यहाँ हर दिन कबाब के साथ कुछ और मिलने की उम्मीद रहती थी। दरअसल मेमन्स को यहाँ का कबाब बहुत पसंद था और आईएसआई को ये नहीं पता था, लेकिन ये बात जुबैर बखूबी जानता था, इसलिए वो हर शाम यहाँ मेमन्स फैमिली की तलाश में आता था। रोजाना की तरह जब 21 अगस्त की शाम को भी जुबैर दिल्ली दरबार में बैठा था, तब उसे आखिरकार उसके कजन सुलेमान और ईसा वहां दिखाई देते हैं। जुबैर तुरंत अपने दोनों भाइयों के पास जाता है और उनके थ्रू बाकी की मेमन्स फैमिली से मिलता है। मिलने के बाद जुबैर उन्हें सब कुछ बता देता है। सुबह होते ही जुबैर रॉ के अफसर को फोन लगाकर बताता है कि उसने मेमन्स को ढूंढ लिया है और वो जल्द से जल्द दिल्ली आना चाहते हैं। इधर कई महीनों के बाद रॉ को एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी और वो तुरंत उन्हें दिल्ली लाने का इंतजाम करने लगते हैं। दिल्ली में रॉ चीफ तुरंत कैबिनेट सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि एक अत्यंत गंभीर ऑपरेशन के चलते एक फैमिली को दुबई से इंडिया लाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। फॉरेन सेक्रेटरी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दुबई में भारतीय एम्बेसी में मौजूद काउंसिल जनरल को आदेश देते हैं कि एक फैमिली आएगी, उन्हें अर्जेंट बेसिस पे इंडिया वीजा इशू करना है। इसके बाद जुबैर को दिल्ली से फोन आता है कि तुम्हारी एयर इंडिया की टिकट बुक हो गई है, पासपोर्ट कलेक्ट करो और कल सुबह दिल्ली आ जाओ। अब ऑपरेशन बिल्कुल रॉ के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दरअसल जुबैर पिछली शाम से गायब था और आईएसआई समझ चुकी थी कि उसने पक्का मेमन्स को ढूंढ लिया है। अब आईएसआई का पूरा नेटवर्क उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए एक्टिव हो जाता है। दिल्ली से फोन आने के बाद जुबैर तुरंत मेमन्स को लेकर होटल से निकलने लगता है। जुबैर जैसे ही होटल के रिसेप्शन से अपना और मेमन्स का पासपोर्ट मांगता है तो वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि इमिग्रेशन अथॉरिटी ने आपका पासपोर्ट देने से मना किया है, आप फिलहाल कहीं नहीं जा सकते। दरअसल आईएसआई अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से होटल वालों से ऐसा करवा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने होटल की सारी कम्युनिकेशन लाइंस को ब्रीच कर लिया था। जब जुबैर ने एयर इंडिया में फोन करके टिकट की जानकारी साझा की थी तो आईएसआई ने वो इंटरसेप्ट कर ली थी और सारी टिकट्स कैंसिल कर दी थी। अब जब काफी कोशिश करने के बाद भी होटल वाले पासपोर्ट देने से मना कर देते हैं तो जुबैर तुरंत रॉ के अफसर को फोन लगाता है। अब रॉ समझ गई थी कि काम तौफीक और सैयद का है, इसलिए रॉ अपने एक एसेट को एक्टिवेट कर दुबई एयरपोर्ट भेजती है। एजेंट को पता चलता है कि दुबई इमिग्रेशन के अफसर आईएसआई के साथ मिला हुआ है और जैसे ही मेमन्स एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे उन्हें पकड़कर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मगर आईएसआई भूल जाती है कि ये वही रॉ है जो इनके सामने से इनके गुर्गों को उठा चुकी है। रॉ तुरंत दुबई से थोड़ी दूर शारजहां एयरपोर्ट से रात 8:30 बजे की टिकट बुक करवा देती है। दूसरी तरफ ये सारी समस्या दुबई में मौजूद भारत के काउंसिल जनरल प्रभु दयाल को बताई जाती है और इसके बाद जो होता है
वो आईएसआई को हिला के रख देता है। प्रभुदयाल इधर उधर फोन करने की जगह खुद अपने गाड़ियों के काफिलों के साथ मेमन फैमिली को होटल में लेने आते हैं। खुद काउंसिल जनरल को देख होटल वाले एक झटके में पासपोर्ट निकाल के दे देते हैं। वहां आईएसआई दुबई एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करती रह जाती है और यहाँ पूरी फैमिली शाहजहां से चुपचाप दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी होती है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर रॉ के कई सीनियर अधिकारी पहले से तैनात होते हैं। प्लेन लैंड होते ही पूरी मेमन फैमिली को रॉ के सेफ हाउस ले जाया जाता है। इसके बाद याकूब सारा सच बक देता है और कुछ सालों तक मेमन्स पे अदालत में ट्रायल चलता है। कुछ को उम्र कैद होती है, कुछ को थोड़ी सजा और याकूब को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, कुछ इस तरह आईएसआई हाथ पीटती रह जाती है और रॉ उसकी आंखों के सामने से मेमन्स को भारत ले आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस अपनी फीड में लगातार देखने के लिए